आज हम देखेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा क्या था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे से भारत में डंके की चोट पर यह स्थापित हो गया कि देश में संविधान सर्वोच्च है। इससे ऊपर संसद भी नहीं है जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। केशवानंद भारती बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये हैं केशवानंद भारती जी, मठ के पुजारी थे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वैसे केशवानंद भारती का 6 सितंबर 2020 को केरल में निधन हो गया है। ठीक है, जब ये वीडियो बन रही है उस समय डेट है 14 नवंबर 2021 संडे। स्टार्ट करते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। 1969 में केरल सरकार भूमि सुधार कानून लेकर आई थी। ठीक है, और इसी में केशवानंद भारती जी का बहुत सारा जो ज़मीन है वो केरल राज्य सरकार उसको छीन रही थी। तो केशवानंद ने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को चुनौती दी थी और उसी में एक फैसला आया था जो बहुत ही एक तरह से कहिए कि भारतीय संविधान के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसको विस्तार से हम समझते हैं। 24 अप्रैल 1973 ये वो तारीख है जब भारत में दो अहम बातें हुई। इस दिन भारत की यात्रा का एक मोड़ भी आप कह सकते हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जन्म इसी दिन यानी 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि जिस दिन सचिन पैदा हुए उसका हमारे लिए क्या महत्व है। इसी दिन भारत के न्यायिक शास्त्र के इतिहास में एक और परिघटना हुई। ये घटना थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। केशवानंद बनाम केरल राज्य का जो फैसला था इसी दिन को आया था। इस दिन को 24 अप्रैल 1973 को। ठीक है, ये वो केस था जिसने हमें याद दिलाया कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हो सकती है। इस केस ने हमें बताया कि भारत में सत्ता का स्रोत संविधान है। भारत में सत्ता का स्रोत संविधान है। संविधान सुप्रीम है, संविधान सबसे ऊपर है। ठीक है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान को संशोधित करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है। उसमें ये कहा गया फैसले में कि संसद संविधान को संशोधित तो कर सकती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है कि वो कहाँ तक कर सकती है, कितना कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। केशवानंद भारती इस मुकदमे में मुख्य याचिकाकर्ता थे। ठीक है, 6 सितंबर 2020 को 79 साल की उम्र में केरल में उनका निधन हो गया। केशवानंद भारती की अपील पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये सिद्धांत कहता है कि संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकता, बेसिक स्ट्रक्चर। इस फैसले में कहा गया था कि संविधान का जो मूल ढांचा है, जो संविधान सभा के द्वारा लिखा गया जो मूल ढांचा है,
जो उस समय तैयार हुआ उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और केशवानंद भारती इस केस में जीते थे या हार गए थे? तो इस केस में हार गए थे और अंततः सरकार उनकी जमीन को छीन भी लिया था। संसद की संविधान संशोधन की शक्तियां असीमित नहीं। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति जो है, शक्ति तो है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन असीमित नहीं है। उसका एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है। आज भी जब कभी देश में प्रचंड बहुमत की सरकार आती है तो कई बार संविधान की मूल भावना को लेकर चिंता जताई जाती है। कहा जाता है कि संविधान की मूल भावना के साथ संसद में बहुमत के दम पर समझौता किया जा सकता है, लेकिन इस केस के बहाने सुप्रीम कोर्ट ने 47 साल पहले ही संविधान संशोधन को लेकर संसद की शक्ति की सीमा तय कर दी थी। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। इस रेखा के बाहर चुनी हुई सरकारों को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तो है, और वो कौन करता है? वो संसद के द्वारा होता है। ठीक है, संसद में उसके लिए बहुमत देखा जाता है कि उस कोई कानून, अगर कोई नियम सुधारना है, संविधान का कोई अनुच्छेद में बदलाव का सुधार करना है, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है जो संसद करता है। तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी एक सीमा तय कर दी गई। इस केस के बाद उसका एक लिमिट रख दिया गया कि इससे बाहर संसद भी नहीं जा सकती है। होता क्या है कि जब कभी लोकतंत्र में कोई सरकार पूर्ण बहुमत से बन जाती है, कोई पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन जाती है, विपक्ष बहुत थोड़ा रह जाता है, तो सरकार निरंकुश हो जाती है। और वो ये चाहती हैं, अगर वो चाह लेगी कि अपने अनुसार, जो मेरी सुविधा के अनुसार जो जो चीज़ें हैं, मैं उसे संविधान से हटा दूं या उसमें बदलाव कर दूं, कुछ ऐसी चीज़ें कर दूं जो सिर्फ मेरे हित में हो, मैं सरकार में बना रहूं। इन चीज़ों का दिक्कत था पहले, और ये चीज़ें हो चुकी थी, ये चीज़ें हो चुकी थी। ठीक है ना? इसके वजह से शायद इंदिरा गांधी ने भी अपने करियर में, जब प्रधानमंत्री थी वो, तो अनाप शनाप बदलाव करने लगी थी संविधान में, जो मन हो रहा था वो कर दे रही थी। उसको भी देखेंगे, हम पढ़ेंगे। जब भारत में जब आपातकाल लागू हुआ था ना, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे कैसे सरकारें जो है जब पूर्ण बहुमत में होती हैं तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती हैं। तो सरकार बहुमत में हो, कुछ भी हो, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा को तहस नहस बर्बाद नहीं कर सकती है, मूल ढांचा को हटा नहीं सकती है। चलिए, यही कहा रहा यहाँ पे। इस केस के बहाने सुप्रीम कोर्ट ने 47 साल पहले ही संविधान संशोधन को लेकर संसद की शक्ति की सीमा तय कर दी थी। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। इस रेखा के बाहर चुनी हुई सरकारों को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्यों गया? मठ का महंत केशवानंद भारती मठ का महंत थे केरल में। वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गया था, इसको जानते हैं। केशवानंद भारती केरल के कासरगोड स्थित इडनीर मठ के प्रमुख थे। 19 साल की आयु में ही उन्होंने संन्यास ले लिया तथा इडनीर मठ के प्रमुख बन गए थे। 60-70 के दशक में इस मठ के नाम सैकड़ों ज़मीनें थी। यही प्रॉब्लम था। उस समय भूमि सुधार कानून
आया था केरल में कि भूमि का सही से जो जिसके पास बहुत लिमिट से ज़्यादा, एक लिमिट तय किया गया था ना, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में एक लिमिट तय कर दिया गया था कि इससे ज़्यादा ज़मीन कोई नहीं रख सकता, क्योंकि भारत में उस समय भूमिहीन ज़्यादा थे, भूमिहीनों की संख्या ज़्यादा थी, तो सरकार भूमि ले करके पिछड़े अति पिछड़े जो कास्ट हैं, जो बिल्कुल जिनके पास भूमि नहीं थी, उनको देने का काम कर रही थी। 60-70 के दशक में इस मठ के नाम सैकड़ों एकड़ जमीन थी। ठीक है। 1969 में 1969 में केरल सरकार भू सुधार कानून लेकर आई और मठ की 400 एकड़ जमीन का टेक ओवर कर लिया। केरल सरकार के इस फैसले के बाद मठ की आय में जबरदस्त गिरावट आई। युवा महंत केशवानंद भारती इस मामले को अदालत में ले गए। हाई कोर्ट में तो उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद केशवानंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने अदालत से संविधान द्वारा अनुच्छेद 25, 26, 14, 19 और 31 के द्वारा दिए गए अधिकारों को लागू कराने की मांग की। केशवानंद भारती जो है बोला कि सुप्रीम कोर्ट गया, बोल हुजूर संविधान का अनुच्छेद नंबर 25, 26, 14, 19 और 31 जो हमें अधिकार देते हैं उनका हनन किया जा रहा है, वो मुझसे छीना जा रहा है, कृपया करके इन्हें लागू करवाएं। ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर कहा। केशवानंद भारती का कहना था कि सरकार का बनाया कानून उसके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। वो जो भूमि सुधार कानून के तहत भूमि सुधार जो कानून था, तो केशवानंद भारती ये कह रहा था कि हुजूर सुप्रीम कोर्ट में, हुजूर ये जो नया कानून आया है वो तो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उसके खिलाफ है। कौन सा अनुच्छेद का हवाला दे रहा था? अनुच्छेद 25, 26, 14, 19 और 31। हम इन 5 अनुच्छेदों को भी एक वीडियो में समझा देंगे कि अनुच्छेद 25, 26, 14, 19 और 31 क्या कहते हैं, हमें कौन सा अधिकार देते हैं। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गठित हुआ अब तक का सबसे बड़ा बेंच। हाँ, केशवानंद भारती केस में मामले में अब तक का जो सबसे बड़ा बेंच था वो इसी केस के जजमेंट के लिए बनी थी सबसे बड़ी बेंच। बेंच मतलब जजों की संख्या से मतलब है। इसमें अब तक सबसे ज़्यादा जज मिलकर फैसला दिए थे, 13 जज थे। ठीक है, इससे बड़ी बेंच अभी तक नहीं बनी है किसी फैसले को देने के लिए। तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये मामला काफ़ी अहम था क्योंकि इससे संविधान के बरकस संसद की ताकत आने की, सरकार की ताकत आने की, प्रधानमंत्री की ताकत तय होने वाली थी। इंदिरा चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला केरल सरकार के पक्ष में दे। क्या है कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी भी एक लफड़े में फंसी हुई थी। उनको प्रधानमंत्री के पद से त्याग भी देना थी, ऐसा क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना था। तो ये चाहती थी कि प्रधानमंत्री का जो पावर है, संसद का जो पावर है, और चूंकि बहुमत से बनी हुई थी तो कोई भी बिल फटाफट पास कर देती थी। तो वो भी चाहती थी कि जो फैसला हो केरल राज्य सरकार के, सुप्रीम कोर्ट जो है केरल राज्य सरकार के पक्ष में दे। मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की एक भारी भरकम बेंच बनाई। आज़ाद भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार इतनी बड़े बेंच का गठन किया गया। उस समय देश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? SM सिकरी। उस समय देश के मुख्य न्यायाधीश थे SM सिकरी।
केशवानंद भारती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की पैरवी कर रहे थे प्रख्यात वकील नाना पालखीवाला, बहुत ही मशहूर वकील नाना पालखीवाला। 68 दिन तक लगातार सुनवाई हुई, ठीक ना। इस मामले में 31 अक्टूबर 1972 से सुनवाई शुरू हुई और 23 मार्च 1973 तक चली, जबकि फैसला सुनाया गया 24 अप्रैल 1973 को। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है संसद, ये बात कहा गया था। क्या है देखिए, इतने अहम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जज एकमत नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 7:6 के बहुमत से फैसला सुनाया। 7:6 का मतलब 7 एक तरफ थे और 6 एक तरफ। 7 का विचार कुछ और 6 का विचार कुछ और। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मूल ढांचा अनुलंघनीय है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मूल ढांचा अनुउल्लंघनीय है और संसद भी इसमें बदलाव नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि संसद अपने संशोधन के अधिकार का इस्तेमाल कर संविधान की मूल भावना को बदल नहीं सकती है। जिन 7 जजों ने संविधान को सर्वोपरि माना, उनके नाम थे तत्कालीन CJI, तत्कालीन मतलब उस समय, तत्कालीन CJI SM सिकरी, CJI का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ, तो तत्कालीन CJI SM सिकरी, जस्टिस KS हेगड़े, अगला AK मुखरेजा, अगला JM सेलात, अगला AN ग्रोवर और P जगमोहन रेड्डी और HR खन्ना। इतने लोग जो थे, उनका ये कहना था कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जबकि इस फैसले से असहमति रखने वाले जजों में से थे जस्टिस AN रे, DG पालेकर, KK मैथ्यू, MH बेग, SN द्विवेदी और YK चंद्रचूड़। संविधान संशोधन की संसद की शक्ति असीमित नहीं है, यानी कि संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है, संसद को जो शक्ति प्राप्त है, वो असीमित नहीं है, उसकी एक सीमा है। देखिए आगे, देखिए क्या है ये। अदालत ने कहा कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। संविधान का संशोधन तभी तक मान्य है जब तक वो संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदलता है। क्या कहा गया? संविधान का संशोधन तभी तक मान्य है जब तक वो संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदलता है। अगर बदलने की कोशिश करता है तो वो फिर मान्य नहीं होगा, वो संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अदालत ने कहा कि और कोई भी संशोधन संविधान की प्रस्तावना की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता है। कोई भी संशोधन संविधान की प्रस्तावना की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता। क्या है संविधान की मूल भावना? अब देखते हैं इसको। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में सवाल करें तो ये पूछा जा सकता है कि संविधान की मूल भावना क्या है, अथवा संविधान की प्रस्तावना का मूल ढांचा क्या है।
इसका जवाब यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव, संघीय ढांचा, संसदीय लोकतंत्र को संविधान की मूल भावना कहा है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार यही था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निष्कर्ष कहिए, सार कहिए, यही था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ये संशोधन तभी तक मान्य है, तभी तक विधि सम्मत है जब तक इससे संविधान की मूल भावना का क्षरण न हो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह फैसला न्यायिक शास्त्र में एक सिद्धांत बन गया। इसे संविधान की मूल ढांचा का सिद्धांत, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की यह जुडिशियल थ्योरी आगे चलकर कई अहम फैसलों की बुनियाद बनी। संविधान सर्वोच्च है, सरकार से भी ऊपर। ये क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे से भारत में डंके की चोट पर यह स्थापित हो गया कि देश में संविधान सर्वोच्च है, इससे ऊपर संसद भी नहीं है, जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। माना जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट संसद को संविधान में संशोधन का असीमित अधिकार दे देती तो शायद देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी फलना फूलना मुश्किल हो जाता। निरस्त हुए इंदिरा के कई संवैधानिक संशोधन। कह रहे थे ना ऊपर कि इंदिरा गांधी भी जब प्रधानमंत्री थी उस टाइम तो कई सारे संवैधानिक संशोधन कर दिए थे। इस फैसले के बाद वो भी जो है निरस्त कर दिया गया, क्योंकि मूल ढांचा के खिलाफ था। मूल ढांचा को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता था और वो कर दी थी, तो उसको भी बाद में खारिज कर दिया गया कि ये जो फैसला किया गया था ये अब समाप्त किया जाता है, ये गलत था। देखते हैं क्या था। निरस्त हुए इंदिरा गांधी के कई संवैधानिक संशोधन। इस फैसले की वजह से इमरजेंसी के दौरान इंदिरा सरकार के द्वारा किए गए कई संशोधन निरस्त हो गए। इंदिरा गांधी ने संविधान का 39वां संशोधन किया था। इसके अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को किसी भी तरह की चुनौती नहीं देने का प्रावधान था, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी वो तो प्रधानमंत्री बन चुकी थी, लेकिन जहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और जिसको हराई थी उसने क्लेम कर दिया था कोर्ट में कि ये जो है ये चुनाव गलत तरीके से हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब कोर्ट ने ये कहा कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसीलिए ये सब खेल खेल रही थी कि अगर कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा का स्पीकर है, तो उसके चुनाव को किसी भी तरह से चुनौती नहीं दिया जा सकता अगर वो अपने पद पर है। किस संविधान संशोधन के तहत की थी ये? 39वां संविधान संशोधन। बहुमत का सरकार था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, फटाफट पास कर देती थी, फटाफट कानून बना देती थी। 41वें संविधान संशोधन के मुताबिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपालों के खिलाफ किसी भी तरह का केस नहीं किया जा सकेगा, न उसके कार्यकाल के दौरान न कार्यकाल खत्म होने के बाद। बताइए, ये तो 39वां संविधान संशोधन में क्या की कि किसी भी, यानी कि कितना पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री, इन सब के चुनाव को चुनौती आप नहीं दे सकते हैं चुनाव खत्म होने के बाद। और 41वां में क्या कर दी?
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के खिलाफ किसी भी तरह का केस नहीं किया जा सकता है, चाहे उसके कार्यकाल के समय और उसके कार्यकाल खत्म होने के बाद भी नहीं। मतलब कुछ गलत सलत कर दो तुमको कुछ नहीं किया जाएगा, ये तो गलत था। इन सब संशोधनों पर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं की रोशनी में बहस हुई तो इंदिरा की आभा धूमिल हो गई, इंदिरा का सपना टूट गया। अदालत ने इन संशोधनों को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया। ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। और सारा मामला जो है कहाँ से हुआ था? जो भूमि सुधार कानून आया था ना, उसके वजह से हुआ था। आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऊपर मैंने जो पाँच छः अनुच्छेद बताए थे, उसके साथ ही मैं 39वां संशोधन और 41वां संशोधन बताता, पर यहाँ उसके बारे में बता दिया गया है कि उसमें संशोधन करके उसमें क्या किया गया था। ठीक है, चलिए।